नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। बच्चों, नीट शास्त्र पर हम आपके लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, कुछ दिनों से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे, आप लोग बहुत परेशान थे, मैसेज कर रहे थे। एक्चुअली कोविड की वजह से हमारी पूरी टीम स्प्लिट हो गई थी, जिसकी वजह से हम वीडियोस आपको रेगुलर नहीं दे पा रहे थे। बट फिर से आज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का तीसरा लेक्चर हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर रेगुलरली अब वीडियोस अपलोड होंगी चैनल पे, तो आप बस रिवीजन सीरीज को फॉलो करें, क्रैश कोर्स को फॉलो करें और हमारे साथ पढ़ते जाएं। जो सबसे पहले हम सर्कुलेशन में अगर बात करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, तो अगर हम क्लासिफिकेशन के थ्रू अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्पॉन्स और लोअर ऑर्गेनिज्म पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा में अगर हम देखते हैं तो वहां पे स्पेसिफिकली कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है और ना ही कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड है, मतलब कोई ब्लड या लिम्फ या ऐसी कोई टिश्यू नहीं है अलग से जो सर्कुलेशन करा रही है, ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है। स्पॉन्स और सिलेंट्रेट्स में आपको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम जो पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है, उसी के थ्रू वाटर का सर्कुलेशन भी होता है, उसी के थ्रू ब्रीदिंग भी होती है, उसी थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज भी होता है। मतलब सारे एक्सचेंज के प्रोसेस पॉरीफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही हो जाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम। सिलेंट्रेट्स में हम बात करें तो उनकी बॉडी में भी वाटर का सर्कुलेशन होता है, उसी के साथ साथ गैसेस का, वेस्टेज का और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में हम बात करते हैं तो वहां पे स्पेशल फ्लूइड्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल फ्लूइड्स सच एज ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ। तो ये दो टिश्यू फ्लूइड हैं जो स्पेशल फ्लूइड्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनको हमें अलग से पढ़ना है। उसके अलावा पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों आते हैं आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू का अपना एक मैट्रिक्स होता है या ग्राउंड सबस्टेंस होता है। ठीक है, तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम प्लाज्मा बोल रहे हैं। उसके अलावा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके सारे के सारे सेल्स जैसे कि डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स और लार्जर प्रोटीन्स सब आ जाते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड विच इज विस्कस। ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड मतलब स्लाइट येलो, भूसे के कलर का है स्ट्रॉ कलर। इट कंस्टिट्यूट्स 55% ऑफ ब्लड। 55% प्लाज्मा है तो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन क्या है, 90 to 92% इज वाटर, 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन्स। ठीक, 6 to 8% प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स में फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन्स, एंड 1 to 2% आपका मिनरल्स। मिनरल्स में क्या क्या है, मिनरल्स में आपके हो सकते हैं कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, सारे के सारे मिनरल्स। उसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स और बाकी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, होते हैं। प्रोटीन्स हमने बात की थी, 3 मेन प्रोटीन्स थे, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। तो प्लाज्मा में जो 3 मेन प्रोटीन्स हैं उनके नाम हैं फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। फाइब्रिनोजन का जो मेन फंक्शन है वो क्लॉटिंग या कोएगुलेशन में हेल्प करता है। फिब्रिनोजेंस के थ्रू फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, और वो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें डेड और डिकेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप हो जाते हैं और वही क्लॉट बनाता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है। ग्लोबुलिन्स मेनली इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी। जितने भी हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीई, तो वो जो आईजी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनता है। एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। हमारे बॉडी में अगर एल्ब्यूमिन्स की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो ऑइडमा हो जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, वहां उस पार्ट की स्वेलिंग हो जाती है। So that is due to deficiency of albumin proteins. Albumin help in osmotic balance. मिनरल्स, प्लाज्मा में मिनरल्स हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, सारे के सारे। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब कोई इंजरी होती है, ठीक है, तब प्लेटलेट्स उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करता है, या सराउंडिंग टिश्यूज भी एक्टिवेट कर सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को,
नॉर्मली ब्लड में सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब एक्टिव अगर होंगे तो आप खुद समझो, अगर एक्टिव होंगे तो जो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है वो खुद क्लॉट होने लगेगा। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम। प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स का जो पोर्शन है, जितने जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स सबको अगर एक्सक्लूड कर दिया प्लाज्मा में से, उनमें से हटा दिया, तो जो फ्लूइड बचता है उसको हम बोलते हैं सीरम, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इक्वल टू सीरम। सीरम बराबर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड में हमने पहला देखा फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा था 55% ऑफ ब्लड, फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज 45% ऑफ ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन तरह की सेल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। These are formed elements and constitute 45% of blood. एरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट। इनका नंबर आपको याद रखना है 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। 1 mm का आपने लेंथ लिया, ब्रेथ लिया, हाइट लिया, 1 mm का लेंथ, ब्रेथ और हाइट लेके आपने क्यूब बनाया, उसमें ब्लड का, उसमें आपने ब्लड फिल किया। अब उस जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 1 mm क्यूब, उसमें आपको 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज मिलेंगी, ठीक है। फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन अडल्ट्स। आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में अडल्ट्स में। चिल्ड्रंस में या स्मॉल चाइल्ड्स में, मतलब इन्फेंट्स में, सारी की सारी बोन्स में ही फॉर्मेशन होता है। सारी की सारी बोन्स में जो बोन मैरो, उनमें सब में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अडल्ट्स में सिर्फ रेड बोन मैरो में होता है। एरिथ्रोसाइट्स आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए आरबीसी सेल्स नहीं है, आरबीसी कॉर्पसेल्स हैं, जिसमें से भी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और वो लिविंग होता है, उसको हम कॉर्पसेल्स बोलते हैं। तो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मैमल्स एंड बाइकॉन्केव इन शेप। आरबीसी का शेप सबको पता है, बाइकॉन्केव, ठीक है, इस तरह से शेप होती है आरबीसी, बाइकॉन्केव, दोनों तरफ से बाइकॉन्केव इन शेप। रोल है इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हम अच्छे से देख चुके हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज। इसके अलावा आरबीसी का जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, रेड ब्लड सेल्स कहाँ क्यों जाता है, क्योंकि रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन जो है वो, ये कॉम्प्लेक्स क्योंकि एक तरह का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो आप उसका पूरा स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जिसमें आयरन सेंट्रल मेटल एटम होता है। स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन 120 डेज, 120 डेज के बाद स्प्लीन में जाके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो होती है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, रेड बोन मैरो इन अडल्ट। इसके अलावा अडल्ट ह्यूमन में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो दो यहाँ पे डाटा है जो आपको याद रखना है, आरबीसी का काउंट 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, और दूसरा डाटा है हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोसाइट्स कलरलेस। ल्यूकोसाइट्स कैसे होंगी, कलरलेस होंगी, इसलिए नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी। इसमें कोई पिगमेंट तो है नहीं हीमोग्लोबिन जैसा। दे आर न्यूक्लिएटेड, ठीक है, न्यूक्लिएटेड, और डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है वो 6000 to 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसी से बहुत ज्यादा कम, आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन, और ल्यूकोसाइट्स 600 to 800, 6000 to 8000, 6000 से 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। 1 mm क्यूब में 6000 से 8000 नंबर है इनका, 1 mm क्यूब में। सेम वॉल्यूम में आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन और डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000, ठीक है। दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। अब जैसे आरबीसी का फिक्स था 120 डेज ऑफ लाइफ स्पैन, ल्यूकोसाइट्स कई तरह के होते हैं, उनमें सबका लाइफ स्पैन अलग होता है, मतलब मैक्सिमम 1 से 2 दिन से लेके किसी किसी की लाइफ स्पैन 1 वीक होती है, और किसी किसी की लाइफ स्पैन 10 to 15 ईयर से लाइफ टाइम भी होती है, ठीक है, तो डिपेंड करता है, बट जनरली दे आर शॉर्ट लिव्ड। ज्यादातर है तो उनकी लाइफ स्पैन कम होती है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, और ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स जो नाम है वो इस चीज बेसिस का क्लासिफिकेशन ये है कि जब हम सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं डब्ल्यूबीसी को माइक्रोस्कोप के अंदर,
तो हमको उनकी न्यूक्लियस में कुछ ग्रैन्युल्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो दे आर ग्रैनुलोसाइट्स, नहीं दिखाई दे रहा तो ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में 3 हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में मतलब जिनमें ग्रैन्युल्स नहीं दिख रहे हैं वो है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। पहले तो आप नाम याद कर लो, ग्रैनुलोसाइट्स में इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब सबका नंबर देखो, न्यूट्रोफिल्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी है, 60 to 65%, 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स हैं। उसके बाद फिर आपके ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है, 20 to 25%, 20 to 25% ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद आपके मोनोसाइट्स हैं 6 to 8%, देन इओसिनोफिल्स 2 to 3% एंड देन बेसोफिल्स 0.5 to 1%। तो नंबर इनका क्या है, सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल्स n, फिर लिम्फोसाइट्स हैं, फिर मोनोसाइट्स हैं, फिर इओसिनोफिल्स हैं, फिर बेसोफिल्स हैं। तो NLMEB, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इजी बा, ठीक, ये आप मेमोरी याद कर लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM इजी बा, ठीक है, इजी है, ठीक। NLMEB ये सीक्वेंस हो गया, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। Basophils secrete histamine, serotonin and heparin and also involved in inflammatory reactions। जो क्विज चलता है हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पे, तो आप उनमें एक क्वेश्चन आया था कि ब्लड में हिस्टामिन कौन सिक्रीट करता है। मैक्सिमम बच्चों ने उसका आंसर किया था मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स हिस्टामिन सिक्रीट करता है टिश्यूज में। ब्लड में हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन ये सारी चीजें बेसोफिल सिक्रीट करता है। तो करेक्ट आंसर इसका बेसोफिल, और ये आपके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट भी है, ठीक है, कि बेसोफिल्स secrete histamine, serotonin and heparin and also involved in inflammatory reaction। बेसोफिल का ये फंक्शन हो गया, ठीक है। इओसिनोफिल के बारे में आप याद रखेंगे, इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शंस। इस इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस में, बेसोफिल्स इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में, ठीक। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों अपनी बॉडी की फैगोसाइटिक सेल्स हैं। फैगोसाइटिक सेल्स क्या करती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सेल्स जो आ रही हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स and monocytes, they are phagocytic cells, they are the phagocytic cells of the body। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स में क्या होते हैं, मेन 2 फॉर्म्स होते हैं लिम्फोसाइट्स के, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका मैच्योरेशन कहाँ हुआ है, बोन मैरो में हुआ है या थाइमस में हुआ है। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स 2 तरह की लिम्फोसाइट्स होती हैं, और ये इम्यून रिस्पॉन्सेस में मदद करती है। इम्यून सिस्टम का जो पूरा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी है, बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिएक्शंस और जो बाकी सारी चीजें हैं ना, सबको मीडिएट करने का काम करती हैं, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स मेनली बी और टी लिम्फोसाइट्स का ही फंक्शन है, ठीक, इसके थ्रू ही मीडिएट होता है। आगे चलते बच्चों, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। अब देखो, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ये दोनों डब्ल्यूबीसी सेल्स थी, ठीक है। आरबीसी सेल्स नहीं है, कॉर्पसेल्स हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस डिवाइड है, तो उनके लिए स्पेशल टर्म होता है कॉर्पसेल्स। प्लेटलेट्स जो है ना, ये कोई सेल्स नहीं है, ठीक है, प्लेटलेट्स भी कोई सेल्स नहीं है। प्लेटलेट्स आपकी सेल की फ्रैगमेंट्स हैं। एक बड़ी सी सेल होती है बोन मैरो के अंदर, स्पेशल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट। बोन मैरो की एक स्पेशल सेल होती है, और उस सेल जब वो ब्रेक होती है, उस सेल के फ्रैगमेंट्स जब टूटती हैं, वो सेल जब टूट जाती है, तो जो फ्रैगमेंट्स एक एक छोटे छोटे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स में जो साइट्स आ रहा है उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि उस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, दे आर सेल फ्रैगमेंट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, दे आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लार्ज स्पेशल सेल इन द बोन मैरो नोन एज मेगा कैरियोसाइट। प्लेटलेट्स का नंबर क्या है, 1.5 लाख से 3.5 लाख, ठीक है, 1,50,000 to 3,50,000 per mm cube of blood, 1,50,000 to 3,50,000 per mm cube of blood, यह आपका प्लेटलेट्स का काउंट है, ठीक है बच्चों। प्लेटलेट्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉट करने में, रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर देख लो, सारे के सारे डायग्राम्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये आपके हो गए आरबीसी, ठीक है, रेड कलर्ड। प्लेटलेट्स देखो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये सारे के सारे जो आपको नीचे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये, ठीक है, ये सारे के सारे आपके हो गए डब्ल्यूबीसीज। अब इसमें देखो इओसिनोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आपके क्या थे, ग्रैनुलोसाइट्स थे। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स थे। तो देखो
लिम्फोसाइट्स में ये हो गया बी लिम्फोसाइट, ये हो गया टी लिम्फोसाइट और ये हो गया मोनोसाइट। तो देखो कोई ग्रैन्यूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, बट यहाँ देखो बेसोफिल देखो पूरा देखो देखो छोटे 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 ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। इओसिनोफिल में देखो ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, न्यूट्रोफिल में देखो ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियस में यहाँ दिख रहा है, यहाँ इसमें दिख रहा है। तो इओसिनोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आपके ग्रैनुलोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन डायग्राम को एक बार देख लेंगे। वैसे ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे ब्लड ग्रुप्स, ठीक है बच्चों, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है, बट पहले क्या होता था कि पहले जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया एक दो बार, जब ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, तो ऐसा देखा गया कि कभी सक्सेस हुआ, कभी वो चीज सक्सेस नहीं हुई। तो फिर बाद में जब काफी स्टडी की गई तो दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हमारे सामने आए, एक आया एबीओ ग्रुपिंग, दूसरा आया आरएच ग्रुपिंग, ठीक है। बट दोनों ग्रुपिंग सिस्टम को समझने के लिए ना दो टर्म्स आ रहे हैं, पहले आप उनको समझ लो। एक आ रहा है एंटीजन, एक आ रहा है एंटीबॉडी। देखो एंटीजन क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारी बस मेरी बॉडी में, ठीक है, इसमें कोई भी फॉरेन अगर चीज मेरी बॉडी में आती है तो मेरे बॉडी के लिए एंटीजन है, ठीक है, वो मेरी बॉडी के लिए एंटीजन है। कोई भी फॉरेन चीज अगर मेरी बॉडी में एंटर करती है तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ, उसको दुश्मन समझ के, अपना एनिमी समझ के, इन्वेडर समझ के उसके खिलाफ मेरी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करती है, इंड्यूस करती है, ठीक है। तो वो चीज हो गई एंटीजन। तो एंटीजन क्या है, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्सेस। केमिकल्स नहीं, स्पेसिफिकली कुछ भी हो सकता है, कोई सेल का फ्रैगमेंट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, बायोमोलिक्यूल, मतलब कोई भी बायोमोलिक्यूल हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी, जो मेरी बॉडी का सेल्फ का नहीं है, ठीक है, मेरी बॉडी का खुद का नहीं है, बाहर से आ रहा है, ठीक है, और वो कोई इम्यून रिस्पॉन्स एग्जैजरेट कर रहा है, उसकी वजह से कोई इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो रहा है, तो वो हो गया एंटीजन। दूसरी चीज है एंटीबॉडी। अब देखो एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको बाइंड करके उसको पहचानने के लिए, ऑप्शनाइजेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए उसके अगेंस्ट काम करने के लिए कोई प्रोटीन मेरी बॉडी बना रही है एंटीजन के खिलाफ, तो वो होता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी यही चीज है। एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो मेरी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, एग्जैजरेट कर रहा है, वो हो गया एंटीजन। एंटीबॉडी मेरी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ जो प्रोटीन बना रही है डिफेंस मैकेनिज्म करने के लिए, प्रोटीन होता है, तो एंटीबॉडी प्रोटीन होता है। एंटीजन केमिकली कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी बायोमोलिक्यूल हो सकता है, एक लिविंग सेल भी हो सकता है। तो अब बच्चों देखो एंटीजन और एंटीबॉडी आपने समझ लिया। अब देखो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो एंटीजन उसके लिए खुद के लिए एंटीजन नहीं है, ठीक है, उसकी बॉडी का वो सेल्फ है, उसको हमने नाम दे दिया। मान लो कोई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस, कोई एक प्रोटीन है जिसको हमने बोल दिया ए, ठीक है, बट वो प्रोटीन किसी और आरबीसी, किसी और पर्सन की आरबीसी पे नहीं प्रेजेंट है, तो वो प्रोटीन जो पहले इंडिविजुअल के आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है वो दूसरे वाले के लिए एंटीजन हो गया ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर किसी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के स्ट्रक्चर पे ये जो ए बी और ओ है ना, ये सिर्फ नेम दिया गया है, डिफरेंट तरह के प्रोटीन से तो नाम दे दिया गया, ठीक है। ओ में कोई प्रोटीन नहीं होता, तो उसके आरबीसी के सरफेस पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने कह दिया ए, ठीक, ए नाम दे दिया। बी वालों को फिर दूसरा हमने देखा कि किसी और इंडिविजुअल में दूसरे तरह के प्रोटीन्स है तो उनको हमने दे दिया पी, ठीक है, कोई और स्ट्रक्चर था उसको हमने बोल दिया पी। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके इंडिविजुअल था जिसके आरबीसी के स्ट्रक्चर पे, आरबीसी के सरफेस पे दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, तो उनको हमने बोल दिया ए बी, ठीक है। और कोई भी ऐसे थे जिनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब आरबीसी का सरफेस पूरा क्लियर था, क्लीन था, तो उसको हमने बोल दिया ओ। समझ रहे हो, ये नॉमेनक्लेचर हो गया इस तरह से। अब जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसके बॉडी में अगर बी नाम का स्ट्रक्चर आता है कहीं और से, किसी और के आरबीसी, तो उसके लिए ए वाला जो है वो उसके लिए खुद का है, बट बी जो है उसके लिए वो बाहर से आया ना, एंटीजन हो गया वो उसके लिए, तो उसके लिए वो एंटीबॉडीज बनाएगा। तो एंटीबॉडीज बनाएगा तो ए है तो बी के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज बी होंगी। ब्लड ग्रुप बी है, उसके सरफेस पे बी एंटीजन है ऑलरेडी। ब्लड ग्रुप ए अगर बाहर से आता है उसके बॉडी में तो वो ए के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा जिसको हमने बोल दिया एंटी ए। अब जिस स्ट्रक्चर पे, जिसके आरबीसी पे दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ए और बी एंटीजन दोनों हैं, तब उसमें ए ब्लड ग्रुप आओ या बी ब्लड ग्रुप आए, कोई भी एंटीबॉडी किसी भी चीज के लिए नहीं बनाएगा, तो उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगी इन एंटीजेंस के लिए।
और जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है, मतलब उसके आरबीसी के स्ट्रक्चर पे कोई भी, आरबीसी के सरफेस पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, तो उसके लिए ए और बी दोनों उसके लिए एंटीजन हो गए, तो वो दोनों के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। तो अब इतना समझने के बाद इस टेबल को आप समझो। अब देखो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन और आरबीसी ए हो गया, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, एंटीबॉडीज बी हो गई, बी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा ना, वैसे बी के लिए, ए बी के लिए और ओ के लिए। तो अब देखो जो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसके पास एंटीजन ए है, वो उसको अपना समझता है, सेल्फ समझता है, तो कहां कहां से ले सकता है ब्लड, ए से तो ले ही सकता है, उसके अलावा वो ले सकता है ओ से, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में भी आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है। अब तुम बोलोगे सर उसके प्लाज्मा में तो एंटी ए और एंटी बी है, और यहाँ ब्लड ग्रुप ए को जब वो जाएगा तो एंटी ब्लड ग्रुप ओ वाला अगर डोनेट कर रहा है ब्लड ग्रुप ए को, तो ब्लड ग्रुप ओ वाले का ब्लड जाएगा तो उसमें प्लाज्मा भी तो जाएगा, उसका प्लाज्मा जाएगा तो उसमें प्लाज्मा के एंटीबॉडीज ए और बी हैं, ठीक है। तो तुम बोलोगे उसको जाके अफेक्ट नहीं करेगा, अरे वो तब करेगा जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा। समझ में आया? नहीं आया? जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके लिए कोई एंटीजन है नहीं उसके ब्लड में, ठीक है, कोई एंटीजन उसके आरबीसी पे प्रेजेंट है नहीं, और वो एंटीबॉडीज बना सकता है ए और बी, ठीक है। तो जब ये ब्लड ग्रुप ओ, अब ये उसके प्लाज्मा में पहले से एंटीबॉडीज बन के थोड़ी स्टोर होती हैं, जब कोई बाहर से एंटीजन आता है तब वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है वो ऑर्गेनिज्म। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला जब डोनेट कर रहा है किसी को, तो उसके प्लाज्मा में उस टाइम पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देगा। समझ में आ गया? वो तब बनता है जब वो कोई अलग से एंटीजन आता है, लिम्फोसाइट्स को पहचानते हैं, फिर उसके बाद वो पूरी एंटीबॉडीज बनाना चालू करता है, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं, जब तक कोई अलग से उसको इंड्यूस नहीं करेगा तब तक वो अपने ब्लड में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बना के स्टोर नहीं करेगा। तो इसके बाद अब आपको पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो ए है तो ब्लड ग्रुप ए और ओ से लेगा, ओ वाले आपके यूनिवर्सल डोनर हो जाते हैं इसलिए, और ए बी वाले आपके यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाते हैं, वो सबसे ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एंटीजन आए, ए या बी या चाहे ओ आए, ठीक है, उनके लिए सब पॉसिबल है, और ओ वाले सबको डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उनके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो जब वो दूसरे के ब्लड में जाएगा तो आरबीसी की जब सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट ही नहीं होगा। फर्दर देखो बच्चों, इसके बाद देखो क्लम्पिंग क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब भी यही अननोन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, तो क्लम्पिंग एक फिनोमिनन है, क्लम्पिंग होती है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है। बच्चों एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बाद एक और ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आया, क्योंकि कभी कभी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के कंसेप्ट पे जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था तब भी ऑब्जर्व किया गया कि कभी कभी पेशेंट की डेथ हो जा रही थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। तो और फर्दर स्टडीज की गई और एक और एंटीजन पाया गया जिसका नाम था आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सिमिलर एक इसी तरह का एंटीजन रीसस मंकीज में पहले डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए वो नाम पड़ गया आरएच, ठीक है। आरएच एंटीजन जो है वो आपका 80% इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है, जिनमें प्रेजेंट होता है उनको हमने बोल दिया पॉजिटिव, ठीक है, आरएच पॉजिटिव, और जिनमें एब्सेंट है उनको हमने बोल दिया आरएच नेगेटिव। तो आरएच पॉजिटिव जिनमें प्रेजेंट है और जिनमें नहीं है वो हो गए आरएच नेगेटिव, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बाद ये डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो कुछ इंडिविजुअल्स है जो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है उसका मतलब क्या है, उनके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है और आरएच एंटीजन है, दोनों है। ए बी पॉजिटिव है मतलब तीनों एंटीजन है, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है और आरएच एंटीजन है, तीनों एंटीजन, ठीक है। तो इस तरह से आरएच ग्रुपिंग को डिस्कवर किया गया, आरएच ग्रुपिंग को भी मैच किया जाने लगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, और किया जाना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले, ठीक है, तब फिर सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी पॉसिबल है। फर्दर बच्चों आगे बढ़ते, स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या मिसमैचिंग, ठीक है, एक स्पेशल केस पड़ती है। देखो फ्लो चार्ट बने से बना लिया है, बहुत इजी कर दिया है, ठीक है, सिर्फ देखते जाओ तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो अगर मान लो कोई आरएच नेगेटिव मदर है, पहले केस समझो, ये ऑब्जर्व कहाँ होगा, ये तब होगा जब कोई आरएच नेगेटिव मदर है, ठीक है, और उसका पहला बेबी, ठीक है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो आरएच पॉजिटिव फीटस है, ठीक है, मतलब मदर आरएच नेगेटिव है और जो उसकी पहली प्रेगनेंसी, जो उसका पहला फीटस है वो उसका आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि जो आरएच पॉजिटिव फीटस है और वो आरएच नेगेटिव मदर के वूम के अंदर है, तो अभी वो प्लेसेंटा के थ्रू दोनों का ब्लड सेपरेटेड है, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेटेड है उनका ब्लड, तो कोई भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होगा अभी इस टाइम पे कि आरएच पॉजिटिव फीटस का ब्लड अगर मदर के ब्लड से मिल जाता
इन केस, तो जो पॉजिटिव है वो मदर के लिए तो एंटीजन हो गया, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाने लगती है और फिर वो फीटस के ब्लड में ब्लड सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करने लगता। बट पहली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के थ्रू ये डिवाइड होता है, ठीक है, डिवीजन होता है प्रॉपर, ठीक है, कोई मिक्सिंग नहीं होती इस टाइम पे ब्लड की। लेकिन जब पहली प्रेगनेंसी होती है, जब पहले डिलीवरी होती है, ठीक है, उस टाइम पे चांसेस होते हैं कि दोनों की ब्लड की मिक्सिंग हो जाए डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी चांसेस ऑफ एक्सपोजर। अब अगर मान लो मदर RH निगेटिव थी, पहला चाइल्ड जो था वो RH पॉजिटिव था, प्रेगनेंसी या जब डिलीवरी जब हुई तब दोनों का ब्लड की मिक्सिंग हो गई, ठीक है, थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई, तो मदर के ब्लड में RH के लिए अब एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH प्रोड्यूस्ड इन ब्लड। ये किसके ब्लड में बन रहा है? ये मदर के ब्लड में बन रहा है, ठीक है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH प्रोड्यूस्ड इन ब्लड। अब ये क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉयज द फीटल आरबीसी। किसको? कौन से फीटल आरबीसी? जो सेकेंड प्रेगनेंसी हुई मदर को, ठीक है, मान लो वो फिर से RH पॉजिटिव फीटस ही है, फिर से RH पॉजिटिव फीटस है सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो जो एंटीबॉडीज बनी थी, कब बनी थी? फर्स्ट एक्सपोजर के टाइम पे, पहली डिलीवरी के टाइम पे, ये फीटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से फेटल भी हो सकता है, फेटल हो सकता है, या सीवियर एनीमिया हो सकता है, या बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। और इस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चे को जो फेटल हो गया या एनीमिया हो गया या जॉन्डिस हो गया ना, ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है, इसको टर्म दिया गया है। और इसका रोकथाम क्या है, ठीक है, कैसे इसको रोक किया, मतलब कैसे इसको सेफली हम रोक सकते हैं, क्या इसका कोई मतलब प्रोसीजर है? बिल्कुल है, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मदर को हम एंटी-RH एंटीबॉडीज दे देते हैं। एंटी-RH एंटीबॉडीज मतलब RH एंटीबॉडीज के खिलाफ हम एंटीबॉडीज दे दिए, ठीक है, RH के खिलाफ हम एंटीबॉडीज दे दिए, एंटी-RH एंटीबॉडीज दे देते हैं मदर को, जिसकी वजह से कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनती RH के खिलाफ, या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और फिर फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे बच्चों कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म पढ़ना है हमें, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्लॉट या कोएगुलम होता क्या है? क्लॉट या कोएगुलम होता क्या है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होती हैं फिब्रिन्स, ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है जिसमें डेड और डिकेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप्ड होते हैं, ठीक है, डेड एंड डिकेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। और ये फिब्रिन्स बनते कहां से हैं? फाइब्रिनोजेन से बनते हैं। तीन तरह के प्रोटीन्स है प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन्स। उसमें फाइब्रिनोजेन से बनता है फिब्रिन, नेटवर्क ऑफ थ्रेड होते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट या कोएगुलम का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों क्या होता है ना कि कभी भी इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, कभी कहीं चोट लगी, मान लो यहाँ पे से चोट लगी, तो प्लेटलेट्स तुरंत कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं और ये मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। पढ़ा है ना कि ब्लड में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं सब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। कोई इंजरी या ट्रॉमा हुई, प्लेटलेट्स तुरंत कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से सारे का सारा जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय टिश्यूज, जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं, जहां इंजरी हुई है उसके सराउंडिंग टिश्यूज है ना उस साइट पे, वो भी कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग क्या बच्चों, देखो इसको मैंने बहुत सिंपल कर दिया है, ठीक है, बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, बुक में उल्टा दिया हुआ था, ठीक है, मैंने उसको सीधा कर दिया। कैसे? देखो, सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस। क्या होगा, एक बार ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए, जो फैक्टर्स रिलीज किया प्लेटलेट्स ने या टिश्यूज ने, जिसकी वजह से सारे के सारे कोएगुलेशन का ब्लड क्लॉटिंग था वो एक्टिवेट हो गया। इसके बाद एक सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है। सीरीज ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, मतलब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट आगे वाले रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करे, तो एक सीरीज बनेगी, ठीक है। और हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी एंजाइमेटिक होती हैं, ऑल आर कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस, जिनको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस। अब कैस्केड प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होता है थ्रोम्बोकाइनेज का, ठीक है, कैस्केड प्रोसेस हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ थ्रोम्बोकाइनेज का। अब ब्लड में देखो प्रोथ्रोम्बिन पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में प्रोथ्रोम्बिन पड़ा हुआ है, थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंट में ये बन गया थ्रोम्बिन,
ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंट में बन गया थ्रोम्बिन, और पहले से फिब्रिनोजेन प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में फिब्रिनोजेन प्रोटीन्स हैं, बता चुका हूं ऑलरेडी, और थ्रोम्बिन के प्रेजेंट में वो बन गया फाइब्रिन, थ्रोम्बिन के प्रेजेंट में वो बन गया फिब्रिन, और एक बार फिब्रिन बन गया, फिब्रिन नेटवर्क या मैश लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिब्रिन आपका नेटवर्क या मैश लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डेड या डिकेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ट्रैप करता है और फिर ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एकदम सिंप्लीफाइड है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। एंजाइमेटिक लिंक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस, थ्रोम्बोकाइनेज बना, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल दिया, बस खत्म। फर्दर बच्चों देखो, ब्लड हमने कंप्लीट कर लिया, ब्लड ग्रुप देख लिया, ब्लड क्लॉटिंग देख लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फ, ठीक है। लिम्फ को ऑल्सो बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड या इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। देखो, ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, ठीक है, इन सब में आपको डिफरेंस अच्छे से समझना है। ब्लड, उसमें प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल लिया गया तो सीरम बन गया, ठीक है। ब्लड, ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लाज्मा। दूसरा, प्लाज्मा में से जब आपने क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल लिया तो आपको मिल गया सीरम, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम। लिम्फ क्या है? लिम्फ है ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस लार्जर प्रोटीन्स, मतलब कि लिम्फ और प्लाज्मा में ज्यादा फर्क नहीं है। प्लाज्मा में क्या था? प्लाज्मा था, उसमें प्रोटीन्स थे, वाटर था, मिनरल्स थे और आयंस वगैरह थे, बाकी सारी चीजें थी। बट लिम्फ में क्या है, उस प्लाज्मा में से अगर आपने लार्जर प्रोटीन्स निकाल लिया ना तो लिम्फ बन जाएगा, क्योंकि ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकालना तो बचेगा क्या? प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा में से भी लार्जर प्रोटीन्स निकाल लिया तो बन गया लिम्फ। तो देखो, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस लार्जर प्रोटीन्स, मतलब कि दोनों को ब्लड में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो बन जाएगा लिम्फ, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस लार्जर प्रोटीन्स। दूसरा फॉर्मूला जो था वो था सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड पासेस थ्रू फाइन कैपिलरीज, देखो ब्लड जो होता है फाइन कैपिलरीज के थ्रू पास करता है, जो पास करता है तो कैपिलरीज के थ्रू ही डिफ्यूजन होता है, और उस डिफ्यूजन के बाद जैसे जो भी था, गैसेस थी, टिश्यूज ने ले ली सारी चीजें, कैपिलरीज के बाद उसमें फाइन फाइन पोर्स होते हैं कैपिलरीज में जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है, उसके जो फाइन होल्स हैं कैपिलरीज में जिनके थ्रू एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है, उससे प्लाज्मा कुछ बाहर भी तो डिफ्यूज आउट होगा, कुछ बाहर जाएगा, ठीक है, टिश्यूज के इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा होगा, ठीक है, वही होता है टिश्यू फ्लूइड। अब क्योंकि वो माइन्यूट कैपिलरीज में जो पोर्स है इतने छोटे होते हैं कि लार्जर प्रोटीन्स नहीं पास कर पाते, ठीक है, यही आपका टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसको इसीलिए बोलते हैं। लिम्फ हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वही सेम लिम्फ में भी है। Exchange of nutrients, gases between the blood and the cells always occur through this fluid. इसी fluid के थ्रू, ये जो lymph है ना, या टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसी के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है ब्लड में, ब्लड और सेल्स के बीच में टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो, ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ होता है, जो लिम्फ है ये इनका एक अलग सिस्टम है, जैसे ब्लड है ब्लड वेसल्स, वैसे लिम्फ है वैसे लिम्फ वेसल्स हैं, और उस सिस्टम को बोलते हैं लिम्फैटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फैटिक सिस्टम इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स है। लिम्फ होता क्या है? जैसा प्लाज्मा है वैसा ये थोड़ा कलरलेस फ्लूइड है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है, इम्यून रिस्पांस मदद करते हैं। लिम्फ का, लिम्फोसाइट्स का, लिम्फैटिक सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि उनमें बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और वो डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून रिस्पांस ऑफ द बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा दे आर इंपॉर्टेंट कैरियर्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, ये काम भी करते हैं, और एक और काम करते हैं जो आप डाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ठीक है। लैक्टियल्स होती है ना, लार्ज लिम्फ वेसल्स इंटेस्टाइनल विलाई में, जो फैट का एब्जॉर्प्शन करती हैं, क्योंकि फैट जो है वो ब्लड में डायरेक्टली नहीं डिफ्यूज हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फैट जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, इसलिए अलग से वो लिम्फ वेसल्स में डिसॉल्व होता है। आगे बढ़ते बच्चों, आगे आपका है सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे में सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है। एक आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में होता है, जहां पे सिर्फ कोई स्पेशलाइज्ड क्या ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है, एक फ्लूइड होता है जिसको ब्लड या हीमोलिम्फ बोलते हैं, ओपन स्पेसेस में होता है, प्रेजेंट होता है, और सारे ऑर्गन्स उसी में डिसॉल्व होते हैं, मतलब उसी में नहा धो रहे होते हैं आराम से, ठीक है, और वो फ्लूइड चारों तरफ बॉडी में तैर रहा होता है, तो वही होता है उनमें। आर्थ्रोपोड्स में, मॉलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपका, प्रेजेंट होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनीलिड्स में और कॉर्डेट्स में, ओपन है आर्थ्रोपॉड्स में और मोलस्क में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड होगा, कायदे से सिस्टमैटिक तरीके से सर्कुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है ही। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, मस्कुलर हार्ट होता है। वर्टिब्रेट का एक और कैरेक्टर है, वैसे तो एनिमल किंगडम में कैरेक्टर्स जो पढ़े थे मेन 4, ठीक है, उसके अलावा एक और है कि मस्कुलर हार्ट भी वर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिशेस में होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल फिशेस में, ठीक है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आपको मिलेगा 3 चेम्बर्ड हार्ट। 3 चेम्बर्ड है तो ऑरिकल बढ़ गया, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। अब इसमें रेप्टाइल्स में ना क्रोकोडाइल्स एक्सक्लूडेड है। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है, कॉमन सी बात है, आगे चलते हैं। फिशेस में होता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, ठीक है, एक तरह के ही चेम्बर्स हैं, ठीक है, तो सिंगल सर्कुलेशन होता है। हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड जाता है गिल्स में, गिल्स में गया, ठीक है, गिल्स में गया तो ऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, फिर ये गया बॉडी पार्ट्स में और फिर वापस से घूम घाम के हार्ट में आ गया, फिर हार्ट पंप करेगा, गिल्स में जाएगा, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन। बाकी हम पढ़ते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है ना इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कैसे है, देखो एट्रिया 2 है, वेंट्रिकल्स 1 है, जो लेफ्ट एट्रियम में है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है, ये आ रहा है गिल्स से, लंग्स से या स्किन से, ठीक है, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है एम्फीबियंस में, गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, मतलब किसी भी ऑर्गन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। और इनका जो राइट एट्रियम है, इनके राइट एट्रियम में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके बॉडी पार्ट से आ रहा है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये दोनों ओपन हो रहा है सिंगल वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल तो एक ही है, तो एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो जा रही है, तो यहाँ मिक्स्ड ब्लड बॉडी में पहुंच रहा है, और फिर वेंट्रिकल्स पूरे बॉडी में पंप कर रहा है, तो ये हो गया मिक्स्ड ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ हो गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। बर्ड्स और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है। अब देखो डबल सर्कुलेशन आप ऑलरेडी बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। डबल सर्कुलेशन समझते हो तो मिक्स सर्कुलेशन का ये आप जब भी चार्ट देख रहे हो तो आपको मिक्स सर्कुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। बाकी अभी तो फिर से बताऊंगा डबल सर्कुलेशन क्या है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है आल्सो नोन एज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के ह्यूमन में, हार्ट है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, और क्या है, ब्लड है, मतलब हार्ट है, पंपिंग ऑर्गन हो गया, पाइप्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, और फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, इस तरह से समझो। हार्ट, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट इज मीसोडर्मल इन ओरिजिन, मस्कुलर है, मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है, तो मीसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, सीधी सी बात। सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में सिचुएटेड है, थोरैसिक कैविटी में, मैंने बताया था कि डायफ्राम के ऊपर जितना ये स्ट्रक्चर है ये थोरैसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे जो भी स्ट्रक्चर है वो एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में है और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, मुट्ठी बंद किया, जितनी बड़ी मुट्ठी आपकी बन रही है इतना बड़ा आपका हार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली, साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस बैग एंक्लोजेस हार्ट विच इज नोन एज पेरिकार्डियम, और उसके बीच में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो हार्ट होता है इसकी तरफ डबल लेयर से एक स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर कवरिंग होती है हार्ट की, ठीक है, मतलब 2 लेयर की कवरिंग है हार्ट के ऊपर, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। हार्ट कार्डियम मतलब हार्ट, पेरी मतलब उसके ऊपर, तो पेरिकार्डियम इज अ डबल लेयर कवरिंग ऑफ द हार्ट, जिसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। लंग्स की कवरिंग क्या थी, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल कवरिंग, और उसके बीच में क्या था, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरा था, लंग्स की कवरिंग था प्लूरा, और उसके बीच में भरा हुआ था प्लूरल फ्लूइड। हार्ट की कवरिंग है पेरिकार्डियल, ठीक है, पेरिकार्डियम, और इसके बीच में जो भरा हुआ है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, 2 स्मॉलर एट्रिया हैं, 2 स्मॉलर वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। देखो एट्रिया वेंट्रिकल्स की डेफिनेशन है कि जो स्मॉलर वाला है वो एट्रिया ऐसा डिफाइन किया गया है, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ।
कि स्मॉलर एट्रियाज और दो लार्जर वेंट्रिकल्स, एट्रियाज की वॉल्स भी थोड़ी थिन होती हैं और वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती हैं, ठीक है। देखो अब इसके अलावा 3-4 टर्म्स हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया दोनों अपर वाले जो है वो एट्रियाज हो गए, तो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया दोनों के बीच में जो सेप्टम है, एक वॉल होगी दोनों के बीच में, उसको हम बोल रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में भी एक सेप्टम होगा जिसको हम बोल रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक हो गया इंटर एट्रियल सेप्टम, एक हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियास के बीच में इंटर एट्रियल, वेंट्रिकुलर के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर। अब जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वो थिन है और मस्कुलर वॉल्ड है, ठीक है, थिन मस्कुलर वॉल्ड, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिक मस्कुलर वॉल्ड। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी में पंप करना है, ठीक है, एक को लंग्स तक ले जाना है, एक को तो पूरी बॉडी में ही पंप करना है, तो इस वजह से उनकी वॉल्स थिक होंगी, तब ना वो ज्यादा प्रेशर और फोर्स लगा के ब्लड को पंप कर पाएंगे। इसके अलावा एक और सेप्टम आ रहा है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल, अगर ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में जो सेप्टम है वो इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इंटर एट्रियल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो था वो मस्कुलर था, लेकिन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो थिक फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यूज। तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप नीट शास्त्र ऑफिशियल, वहां से जाके आपको सेम नोट्स मिल जाएंगे। इतने सिस्टमैटिक नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है वो किससे बना हुआ है, थिक फाइब्रस टिश्यू से, थिक फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। उसके बीच में एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं बच्चों, उस ओपनिंग को बोलते हैं वाल्व। अब देखो जहां भी वाल्व होता है ना, वाल्व का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, किसी भी चीज को वापस जाने से रोकना। अगर एक बार एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, ठीक है, तो जो वॉल्व्स है वो क्लोज हो जाते हैं, इस तरह से क्लोज होते हैं ना कि फर्दर कोई भी बैक फ्लो नहीं होता, ठीक है, वो वापस पीछे की तरफ नहीं खुलेंगे, एक ही डायरेक्शन हमेशा वॉल्व खुलते हैं। जैसे ये वॉल्व्स हैं, एक डायरेक्शन में खुलेंगे, ब्लड गया बस क्लोज हो गए। अब ये उल्टा ऊपर की तरफ नहीं खुलेंगे, क्यों नहीं खुलेंगे अभी इसका मैं तुम्हें मैकेनिज्म बताऊंगा किस तरह से होता है, ठीक है, आगे अब चलो चैप्टर में। तो वॉल्व्स हो गए। अब देखो एक हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक हो गया बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, ठीक है। अब देखो जो वॉल्व्स होते हैं ना उनके मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं या कस्प होते हैं। मस्कुलर फ्लैप है जिसकी वजह से वो बंद हो रहे हैं। अगर दो हैं तो बाइकस्पिड नाम है, तीन है तो ट्राइकस्पिड, ठीक है, दो है तो बाइकस्पिड, बाइकस्पिड का एक और नाम हो गया मिट्रल वॉल्व और एक ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो किस तरफ प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व आपका प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब बच्चों देखो इसको याद कैसे करना है, ठीक है, बहुत इजी है। लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हो, बायां, ठीक है। बी लेफ्ट को क्या बोलते हैं, दाएं हाथ, जैसे बोलते हैं ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब लेफ्ट हैंड का, बहुत इजी है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बायां, बी से बायां और बी से बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व किधर है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है, याद हो गया, बायां और बाइकस्पिड, बस। तो राइट साइड में क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बस खत्म। आ गया बच्चों, आगे चलते, आगे एक आपको और आता है पल्मोनरी वॉल्व्स, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व्स। अब देखो जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ पंप करता है, वो पंप करता है लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, ठीक है। ये हो गया राइट एट्रिया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड पंप करता है लंग्स में, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, वेंट्रिकल्स की बात है, सॉरी सॉरी सॉरी, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड पंप करता है लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका आयोटा के थ्रू ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में। तो इन दोनों में भी वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, इनकी ओपनिंग पे भी वॉल्व्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व्स। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व्स। opening of the left ventricle into aorta and opening of the right ventricle into pulmonary artery, इन्हीं दोनों जगह पे आपके pulmonary valves होते हैं, and valves allow flow of blood in only one direction, they prevent the back flow of blood। बच्चों देखो हार्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। अब देखो ये सेगमेंट जो है, देखो ये सेगमेंट आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ठीक है, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल,
ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ ये आपको हो गया वेना केवा, ये जो ऊपर से आ रहा है ये सुपीरियर वेना केवा है, और जो नीचे से आ रहा है ये इंफीरियर वेना केवा है। दोनों खुलते हैं कहाँ खुलते हैं? लेफ्ट राइट एट्रिया में खुलते हैं, ठीक है, राइट एट्रिया में खुलते हैं। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा यहाँ ओपन किए, यहाँ आपका ये हो गया राइट साइड में आपका हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो यहाँ आपका हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कॉर्डा टेंडिनी, कॉर्डे टेंडिनी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी क्या होता है? जो फ्लैप्स होते हैं ना, कस्प होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के, तो वो फर्दर पीछे की तरफ ना खुले, इसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं फाइबरस शीथ लाइक फाइबर्स रोप लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉर्डी टेंडिनी, नीचे की तरफ बंधे होते हैं कि ये ऊपर की तरफ ना खुल जाए। जब ये खुलते हैं, ठीक है, तो फाइबर्स स्लैप हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। जब ये बंद होते हैं तो फाइबर्स टाइट हो जाते हैं। अब इसके बाद फर्दर ये ऊपर की तरफ नहीं खुलेंगे, तो इसी वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाता है। एट्रिया से वापस एट्रिया से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में ब्लड कभी नहीं आता है, इसी वजह से, कॉर्डे टेंडिनी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड और एसए नोड, ये दो नोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनके अभी स्ट्रक्चर देख लो, एसए नोड है, एवी नोड है, ठीक है। बाकी इधर देखो ये एपेक्स ऑफ द हार्ट है, बेस ऑफ द हार्ट को बोलते हैं एपेक्स। ये हो गया अयोर्टा, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया बंडल ऑफ हिस। अभी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जब हम ये पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर एट्रियल सेप्टम, ये सारी चीजें तो आप देख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। नोडल टिश्यूज, नोडल टिश्यूज जो साइनोएट्रियल नोड वो सब नोड्स आ रहे थे ना, उनको देख लो। नोडल टिश्यूज क्या है? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है, मतलब कार्डियक टिश्यूज के ही मसल्स की बंडल्स है छोटे छोटे, जिनको हम बोल रहे हैं नोडल टिश्यूज, ठीक है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द हार्ट, पूरे हार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनके फंक्शंस क्या है? अपर राइट, देखो पहले पोजीशन देख लो। अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, वहां पे SAN, सैन है साइनो एट्रियल नोड, कहां पे है? अपर अपर राइट पोर्शन, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे है आपका SAN, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में आपका साइनो एट्रियल नोड है। दूसरा नोड आपका है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये कहां पे प्रेजेंट है? ये है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। देखो दोनों नोड्स जो, देखो याद करने का तरीका क्या है, दोनों नोड्स जो है वो राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है। एक है अपर राइट कॉर्नर में और दूसरा है लोअर लेफ्ट, मतलब दोनों चेंज कर देना है, अपर राइट है और लोअर लेफ्ट है, और दोनों कहां प्रेजेंट है? राइट एट्रियम में, तो कंफ्यूजन करना ही नहीं है। दोनों नोड आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? दोनों राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में साइनो एट्रियल नोड जो है वो अपर राइट पोर्शन में है, ठीक है, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। बस खत्म हो गया, इतना था आपका, ठीक है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम के सेप्टम के पास में, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड नाम है, और पहला नोड आपका साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, अपर और दो बीच में आता है एवी बंडल, ठीक है। एवी बंडल क्या होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल होता है। जो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है एवीएन, वहां से एक बंडल होती है, ठीक है, एक बंडल होती है फाइबर्स की, वो अराइज करती है, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा को क्रॉस करती है और फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर आती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर आती है और फिर राइट और लेफ्ट साइड बंडल्स में डिवाइड कर जाती है। इसी को हम बोलते हैं एवी बंडल। देखो आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, ये आपका हो गया अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, तो साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, साइनो एट्रियल नोड यहां हो गया। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। यहां से देखो एक बंडल निकल रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस कर रहा है और ऊपर आ रहा है, कहां, किसके ऊपर आ रहा है? ये इसके ऊपर आ रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर आ रहा है, और यहां से डिवाइड कर रहा है राइट बंडल में और लेफ्ट बंडल में। तो यही आपका एवी बंडल है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल आपका बच्चों यही है। अब फर्दर क्या होता है, ये जो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस होती हैं, ये ढेर सारी फाइबर्स में डिवाइड कर जाती हैं, ठीक है, जिन फाइबर्स को बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर्स, और पूरी वेंट्रिकल्स की वॉल्स को कवर करती हैं,
और आपका एवी बंडल और पुरकिंजे फाइबर्स दोनों को मिला के हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिज। तो यही आपका कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, नोडल टिश्यूज ऑफ द हार्ट है। नोडल टिश्यूज ऑफ द हार्ट में क्या क्या आ रहा है? साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, नोडल टिश्यूज, पुरकिंजे फाइबर्स और एवी बंडल। और पुरकिंजे फाइबर्स को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? आपका एवी बंडल्स और पुरकिंजे फाइबर्स को हम कंबाइन करके बोल रहे हैं बंडल ऑफ हिज। ठीक है, यहां देखो बच्चों फर्दर, Purkinje fibers, right and left branches of the EV bundles give rise to a number of fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides. Bundle of his Purkinje fibers plus right and left bundles को मिला के नोडल मैस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल। हमारा हार्ट जो है, इन नोडल टिश्यूज, ये जो नोडल मैस्कुलेचर के बारे में पढ़ा है, ये ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और हमारा हार्ट खुद ही एक्साइट करता है, खुद ही रिलैक्स स्टेट में आता है। ठीक है, इसलिए हमारा हार्ट क्या है? मायोजेनिक है। मायोजेनिक इट इज कंट्रोल्ड बाय द लोकल नोडल टिश्यूज ऑफ द हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट नहीं है, मतलब ब्रेन के थ्रू इसके ऑटो एक्साइटेशन नहीं हो रही है। Sinoatrial node can generate maximum number of action potentials 70 to 75 times per minute. जो साइनोएट्रियल नोड है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 से 75, और यही हार्ट की पेस सेट करता है। साइनोएट्रियल नोड जो है वो सबसे ज्यादा फास्टली या सबसे ज्यादा टाइम्स एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, और यही हार्ट किस रेट से बीट करेगा इसको सेट करता है। इसीलिए दिस इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो पेस मेकर जितने बार आपका साइनोएट्रियल नोड जितने बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा उतने बार ही आपकी हार्ट बीट करेगी। सो दैट इज हार्ट बीट भी आपका 70 टू 75 टाइम्स पर मिनट हो जाता है, एंड एवरेज वी टेक 72 टाइम्स पर मिनट। कार्डियक साइकिल, बच्चों देखो कार्डियक साइकिल, जो आपका हार्ट है वो एक बार जो पूरा सिस्टोल कर रहा है और डायस्टोल कर रहा है, मतलब एट्रियाज दोनों सिस्टोल कर रही हैं, डायस्टोल कर रही हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं। ये जो पूरा एक कंप्लीट साइकिल होता है इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। अगर एक मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स बार आपका हार्ट बीट कर रहा है तो आपका कार्डियक साइकिल 0.8, एवरेज टाइम 0.8 आ जाता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं फेजेस होते हैं, एट्रिया का सिस्टोल होता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होता है, और फिर जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल का क्या मतलब है? देखो जब भी अगर एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब भी ना ऐसा होगा ना कि कोई भी टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसी सेम टाइम पे वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। एक टाइम पे या तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन जब रिलैक्स हो रहे हैं दोनों, मतलब डायस्टोल में जा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स स्टेट में जा रहे हैं, तब ये दोनों एक साथ कर सकते हैं। लेकिन दोनों एट्रियास और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जब एट्रियास दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उस टाइम पे वेंट्रिकल्स जरूर रिलैक्स स्टेट में होंगे, या जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे एट्रियास जरूर डायस्टोलिक में होंगी, ठीक है, सिस्टोल में नहीं होंगी। तो एट्रिया का जो सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकंड का होता है, एट्रियल सिस्टोल। इस टाइम पे एट्रिया से सिस्टोल किया तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होंगे? डायस्टोल कर रहे होंगे। अब उसके बाद दूसरा फेज आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल्स अगर 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल कर रहे हैं तो एट्रिया डायस्टोल कर रही होंगी, मतलब रिलैक्स कर रही होंगी। और ये इसके बाद फेज आता है 0.4 सेकंड का जॉइंट डायस्टोल, जिसमें मतलब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो एट्रियास का आपका वर्किंग टाइम कितना हुआ? सिस्टोल में कितना गया? 0.1 सेकंड, और एट्रिया का डायस्टोल कितना हुआ? बाकी पूरा 0.4 प्लस 0.3 0.7 सेकंड का। वेंट्रिकल्स का सिस्टोल हुआ 0.3 सेकंड का, और वेंट्रिकल्स का डायस्टोल अगर बात करें तो जॉइंट डायस्टोल प्लस एट्रियल सिस्टोल, इस टाइम पे वेंट्रिकल्स डायस्टोल में थे तो 0.5 सेकंड का। इस तरह से आप सब समझेंगे तो आपको फिर कार्डियक साइकिल जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, यही है कार्डियक साइकिल। 72 कार्डियक साइकिल्स पर मिनट, ड्यूरेशन 0.8 साइकिल। अब देखो बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक टर्म आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट। एक वेंट्रिकल एक बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है वही होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। ईच वेंट्रिकल पंप्स अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड। तो स्ट्रोक वॉल्यूम यही होता है कि एक वेंट्रिकल एक बार में जितना ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। वो अप्रोक्सीमेटली होता है 70 ml, ठीक है, 70 ml।
तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट, हार्ट आपका आउटपुट कितना दे रहा है, जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, जितना वेंट्रिकल्स पंप कर रहे हैं ब्लड 1 मिनट में और कितने बार बीट कर रहा है हार्ट 1 मिनट में, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट 70 into 72 5040 ml अप्रोक्सीमेटली 5000 ml या 5 लीटर। तो 1 मिनट में आपका हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है, दिस इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। ठीक है बच्चों, फर्दर आगे चलते, कार्डियक साइकिल में 2 प्रोमिनेंट साउंड सुनाई देती हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में आपको प्रोमिनेंट साउंड सुनाई देती हैं व्हिच कैन बी हर्ड ओनली थ्रू द स्टेथोस्कोप। सिर्फ स्टेथोस्कोप के थ्रू आप उन साउंड को सुन सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड इज नोन एज लब, सेकंड हार्ट साउंड डब। ठीक है, लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब एट्रियाज पंप कर रही हैं ब्लड, वेंट्रिकल्स में जा रहा है और फिर उसके बाद वो वाल्व्स क्लोज हो रहे हैं। बाइकस्पिड वॉल्व आपका लेफ्ट साइड में है, ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में है। तो जब ये दोनों वॉल्व्स आपके क्लोज हो रहे हैं तो उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उनकी क्लोजर से, दैट इज नोन एज द फर्स्ट हार्ट साउंड और उसको हम बोलते हैं लब। सेकंड हार्ट साउंड आपका डब होता है व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द सेमी लूनार वॉल्व्स। सेमी लूनार वॉल्व्स कि जब बंद होते हैं तो उनकी वजह से डब साउंड आती है। तो लब डब, लब पहले लव होगा उसके बाद फिर डब होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हार्ट बीट होगा। तो पहले लव आ रहा है फिर उसके बाद डब आ रहा है। ठीक है, तो दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इन साउंड्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, कुछ अलग से अनकॉमन साउंड सुनाई देती है तो उसके वजह से डायग्नोस्टिक, क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाई जाती है। सो दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। फर्दर बच्चों आगे चलते हैं अगर हम, ठीक है, तो अगला टॉपिक जो आता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अंतर समझो। जो ईसीजी हम रिपोर्ट लेके आते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। जो ग्राम है, जो ग्राफ है, वो आपकी एक मशीन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपकी एक मशीन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ईसीजी, वो आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो उल्टा है। ठीक है, यूजुअली ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो आपकी मशीन के लिए टर्म यूज होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आप रिपोर्ट लेके आते हो पेपर पे, दैट इज नोन एज ईसीजी रिपोर्ट। तो उस ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नॉट ग्राफ। ग्राफ आपकी मशीन का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ठीक है, तो मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बच्चों, तो ECG is a graphical representation of the electrical activity of heart during a cardiac cycle। एक कार्डियक साइकिल में हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं उनका ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ECG। ठीक है, ये ECG का स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर देख लो, फर्दर हम आगे इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फर्दर बच्चों आगे बढ़ते हैं, ECG के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं अगर। ठीक है, तो ECG में, ठीक है, क्या ECG मेजर कैसे करते हैं? पेशेंट को हम 3 इलेक्ट्रिकल लॉट्स लगाते हैं पेशेंट की बॉडी पे। कहाँ लगाते हैं? दोनों रिस्ट में लगाते हैं और लेफ्ट एंकल में बनाते हैं। ठीक है, लेफ्ट फुट या लेफ्ट एंकल में तीसरा इलेक्ट्रिकल रॉड लगाते हैं। याद करने क्या तरीका, हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर रॉड्स लगा रहे हो, दोनों रिस्ट पे लगा रहे हो, पैर पे लगाना है, तीसरा जो इलेक्ट्रिकल रॉड लगाओगे वो लेफ्ट साइड में लगा दो, लेफ्ट एंकल में लगा दो। ठीक है, तो पेशेंट कनेक्टेड विद 3 इलेक्ट्रिकल रॉड्स, 1 ऑन ईच रिस्ट। ठीक है, तो 2 हो गई और तीसरा हो गया आपका लेफ्ट एंकल पे। ठीक है, अब देखो, फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, अगर बहुत डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना है, हार्ट के फंक्शंस को समझना है, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करनी है, तो चेस्ट के ऊपर मल्टीपल इलेक्ट्रिकल रॉड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, वो ट्रायंगुलर में लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं वो सब एमबीबीएस में आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। ठीक है, अब फर्दर बच्चों देखो, जो ईसीजी होता है आपका, ईसीजी का आप स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ आपको पी वेव मिल रही है। ठीक है, ये आपकी पी वेव हुई, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हुआ एक, ये आपके टी वेव हुई। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका? जो पी वेव है वो एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। पी वेव जब दिखी आपको, इसका मतलब एक्साइटेशन हुआ या डीपोलराइजेशन, एट्रियाज का डीपोलराइजेशन हो गया और इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या?
QRS कॉम्प्लेक्स जो है, P के बाद आपको QRS कॉम्प्लेक्स दिखा। QRS कॉम्प्लेक्स क्या दिखा रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड T कॉम्प्लेक्स रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, मतलब अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती है, ठीक है। रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स T कॉम्प्लेक्स में शो हुआ। अब आप बोलोगे कि एट्रियाज का, तो PQRST, यहाँ पे आपका ECG खत्म हो गया, फिर से आपको P मिलेगा, तो आप बोलोगे एट्रियाज का रिपोलराइजेशन क्यों नहीं शो हुआ? देखो, जब ये वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन में जा रहे हैं ना, उसी टाइम पे एट्रियाज रिपोलराइज करते हैं, बट एट्रियाज का जो रिपोलराइजेशन है वो छोटा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी छोटी है, वो QRS कॉम्प्लेक्स में छुप जाती है, ठीक है। QRS और T कॉम्प्लेक्स के बीच में कहीं छुप जाती है, इसलिए एट्रिया का जो रिपोलराइजेशन है वो ECG में रिकॉर्ड नहीं होता। हमें एट्रियास का डीपोलराइजेशन मिलता है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन मिलता है, और वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन मिलता है। एट्रियास का रिपोलराइजेशन हमें ECG में ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि बहुत छोटी सी एक्टिविटी है वो हार्ट की, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। फर्दर बच्चों, द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। तो टी वेव जहां खत्म हुआ, वहां पे वेंट्रिकल्स का सिस्टोल पूरा का पूरा खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ? डीपोलराइजेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, और रीपोलराइजेशन हुआ। जब रीपोलराइजेशन खत्म हो गया, मतलब वो इम्पल्स चला गया, तो वेंट्रिकल्स अपने नॉर्मल स्टेट में आएंगे, मतलब कि अब डायस्टोल में जाएंगे। रीपोलराइजेशन का मतलब ये मत समझ लेना कि वहां पे डायस्टोल हो गया। रीपोलराइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि अब वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो जनरेट हुई थी वो वापस से नॉर्मल आ गई, पहले जैसी आ गई। अब जब वो एक्टिविटी वहां पे खत्म हुई है, अब उसके बाद वेंट्रिकल्स आपके डायस्टोल में जाना चालू होंगे। आप समझ रहे हो? जब तक वो इंपल्स उसको मिल रहा था डीपोलराइजेशन का, जब तक डीपोलराइज्ड स्टेट में था, तब तक कॉन्ट्रैक्टेड था। तो पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में आपको क्या दिखा? एट्रियास का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, QRS में वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इन दोनों टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो जब तक वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जब तक पूरी तरह से रीपोलराइजेशन नहीं हो जाएगा ना, तब तक वो सिस्टोल में रहेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। तो टी वेव जब खत्म हुआ वहां पे, तब सिस्टोल पूरा खत्म हुआ, अब इसके बाद हार्ट डायस्टोल में जाएगा, ठीक है। काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, जितने आपको QRS कॉम्प्लेक्स दिखेंगे उतना ही आपका हार्ट बीट होगा, ठीक है। आप कुछ भी काउंट कर सकते हो, P भी काउंट कर सकते हो, T भी काउंट कर सकते हो, बट QRS कॉम्प्लेक्स स्पाइक दिखती है आपको, तो काउंटिंग इजी होती है और मोस्ट कन्वीनियंट है QRS कॉम्प्लेक्स। इसीलिए काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स वही आपका हार्ट बीट भी डिटरमाइन कर देता है। Any deviation from normal ECG indicates a plausible abnormality or disease and it is of great clinical significance. फर्दर बच्चों, जो इसके बाद आखिरी टॉपिक आ रहा है वो आपका डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन हार्ट में, हमारे ह्यूमन हार्ट में दो सर्कुलेशन आपको दिखता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है बच्चों पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? आपका राइट साइड में पल्मोनरी सर्कुलेशन चलता है। क्या हुआ? राइट एट्रिया में ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी से, वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन आपका। राइट एट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में आपका है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, लंग्स में गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। अब वहां से क्या हुआ? वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले गया पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में, वहां पे ब्लड को ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, कहां आया? लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया में, वहां से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इतना आपका हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपका क्या है? जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने पंप किया ब्लड अयोर्टा में, अयोर्टा से पूरी बॉडी में गया, बॉडी के सारे सेल सारे टिश्यूज के पास गया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड हुआ। अब वापस वेन्स के थ्रू, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वापस से फिर से कहां आ गया? राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सिस्टम, ये जो सर्कुलेशन हुआ ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो आपका लंग्स में सर्कुलेशन जा रहा है ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस, एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज एंड टेक्स CO2 एंड हार्मोन सब्सटेंसेस फॉर एलिमिनेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंजेस इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फर्दर बच्चों, इसके बाद एक कंसेप्ट आपको और आता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ पोर्टल सिस्टम्स भी हैं। पोर्टल सिस्टम्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि ये कैपिलरीज से स्टार्ट होते हैं, कैपिलरीज पे खत्म होते हैं। फर्दर आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में MBBS में। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन से जो ब्लड जा रहा होता है वो डायरेक्टली वेना केवा में नहीं जाता, वो चला जाता है एक बार लिवर में,
ठीक है, और लिवर के बाद फिर वो जाता है आपका वेना केवा में, ठीक है, हार्ट में, फिर उसके बाद वो फर्दर जाता है इंटेस्टाइन से सीधे, वो वेना केवा में नहीं जाता, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर, कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके बहुत से फंक्शंस हैं, इसकी वजह से बाइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बाकी सारी कई सारी चीजें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पे डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो आप बस इतना सिस्टम समझ लो, ये है क्या, ये इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में एक कनेक्शन है, वैस्कुलर कनेक्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके अलावा बच्चों कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन इज द सॉरी कोरोनरी सर्कुलेशन इज coronary circulation is exclusively for the circulation of the blood to and from the cardiac musculature। जो कार्डियक टिश्यूज हैं, कार्डियक जो कार्डियक मसल्स हैं हमारी बॉडी की, उनका अपना खुद का एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, दिस इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, एक फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि उसी ब्लड से कार्डियक मसल्स अपने लिए ऑक्सीजन या बाकी सारी चीजें ले रही हैं, उनके लिए अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम है। सिस्टम क्या अलग से उनका एक सर्कुलेशन पाथवे, एक सर्कुलेटरी पाथवे, फिक्स्ड पाथवे है, दैट इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन। और उसके अलावा हो गया आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, आपने देख लिया पहले। फर्दर बच्चों पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का आप ये डायग्राम से आप समझ लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। ये राइट एट्रिया, ठीक है, राइट एट्रिया में ब्लड कहाँ से आया, वेना केवा से आया, राइट एट्रिया में, ठीक है, ये वेना केवा से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आया लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहां से फर्दर गया आयोटा, आयोटा के थ्रू आया बॉडी पार्ट्स में, टिश्यूज में, और फिर वापस चला गया राइट एट्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्दर वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज के स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं। कैपिलरीज जो है वो आपके कैपिलरीज के स्ट्रक्चर देखो नीचे जो दिया हुआ है, कैपिलरीज में आपके देखो ये एंडोथीलियल सेल्स है, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल्स होती हैं एंडोथीलियल सेल्स, इन्हीं से कैपिलरीज बनी होती है, ठीक है, खत्म। आर्टरीज का देखो ल्यूमेन थिक है, थिन है, और वेन्स का ल्यूमेन थिक है, बड़ा है, ठीक है, वाइड ल्यूमेन है। आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा है, यहाँ स्मूथ मसल्स हैं, उनकी लेयर ज्यादा है, स्मूथ मसल्स यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे स्मूथ मसल्स की लेयर स्मॉलर है, ठीक है, थिन है। ये हो गया वेन और आर्टरी में डिफरेंस, ठीक है, इतना समझ लो बहुत है। और वो तो आप जानते हो कि वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स बॉडी की सारे ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं, आर्टरीज बॉडी के सारे ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती हैं, ठीक है। बाकी वेन्स का ल्यूमेन जो है थिकर होता है, वाइडर होता है, आर्टरीज का ल्यूमेन थिनर होता है, स्मॉलर होता है। तो बाकी सारी चीजें आप बहुत इजीली जानते हो। स्मूथ मसल्स वेन्स में आपकी थिन होती हैं, आर्टरीज में थिक होती हैं, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं बैक फ्लो बचाने के लिए, आर्टरीज में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो करता है, वेन्स में ब्लड लो प्रेशर से फ्लो करता है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझते हो। मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक सिस्टम का रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है। हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक है, ऑलरेडी मैंने बताया है, मायोजेनिक विच इज ऑटो रेगुलेटेड, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, नोडल टिश्यूज, साइनोएट्रियल नोड, वो जो हमने नोडल टिश्यूज पढ़े हैं सारे। पेस मेकर क्या था आपका, पेस मेकर था एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, विच इज नोन एज द पेस मेकर। और हमारा हार्ट है मायोजेनिक विच इज एबल टू ऑटो एक्साइट, ऑटो एक्साइटेशन हमारे हार्ट में। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा में स्पेशल न्यूरल सेंटर है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा में स्पेशल न्यूरल सेंटर है विच कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शंस थ्रू द एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मेडुला ऑब्लांगेटा की कार्डियक फंक्शंस को हम मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक है। एड्रिनल मड्यूलरी हार्मोन्स भी आपके कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें एक पोर्शन होता है मेडुला, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में एक पोर्शन होता है मेडुला, ठीक है। मेडुला में वहां से हार्मोन्स वहां से सिक्रीट होती हैं, और वो हार्मोन्स कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखती हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ा सकती हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा में स्पेशल न्यूरल सेंटर है which can moderate the cardiac functions through ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे हार्ट के फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है। एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो दो पार्ट्स होंगे एएनएस के हमेशा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है, हमेशा नॉर्मल से अवे ले जाता है,
ठीक है, और सिंपैथेटिक हमेशा नॉर्मल की तरफ लाता है। तो सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, इंक्रीज द हार्ट रेट बढ़ा रहा है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन करने की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, और इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जा रहा है। ठीक है, जो 5 लीटर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कंडीशन में वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, और एक्साइटेड कंडीशन में कार्डियक आउटपुट 50 लीटर्स तक हो जाता है। ठीक है, 3 टाइम्स तक बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स आपकी हार्ट रेट को बढ़ा रही हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा रही हैं, और इन टर्न कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रही हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेंगी, इसका जस्ट अपोजिट करेंगी, हार्ट बीट को डिक्रीज करेंगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेंगी, कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल की तरफ लाएंगी। फर्दर बच्चों आपका है डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। ठीक है, सबको टेंशन है, नीट निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाई बीपी है। ठीक है, हाइपरटेंशन तो है, और टेंशन जब ज्यादा बढ़ जाती है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। देखो, नॉर्मल हमारा ब्लड सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो बीपी हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, दैट इज नॉर्मल 120/80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg मर्क्यूरी का प्रेशर है। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी 120/80 है। 120 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब हार्ट जब सिस्टोल में है तब क्या प्रेशर है, और जब डायस्टोल में है तब क्या प्रेशर है। ठीक है, तो सिस्टोलिक इज आल्सो नोन एज द पंपिंग प्रेशर एंड डायस्टोलिक इज आल्सो नोन एज द रेस्टिंग प्रेशर। अगर बार बार अपना बीपी चेक करा रहे हैं और हर बार 140/90 या उसके ऊपर आ रहा है, देखो बच्चों, बीपी जो है ना हमेशा फ्लक्चुएट करता है। जैसे आप थोड़ा भी एक्साइटेड हो जाओगे तो 130 या बाई 85 84 ऐसे नॉर्मल पहुंच जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी दौड़ के आओगे, कुछ भी करोगे, बट अगर आप बार बार हमेशा आपका, और फिर नॉर्मल हो जाता है कुछ देर में। ठीक है, 120/80, 124/82, 78, मतलब थोड़ा थोड़ा हमेशा फ्लक्चुएट करता है। सॉरी। तो ब्लड प्रेशर आपका हमेशा फ्लक्चुएट करता है, बट अगर कंटिन्यूअसली हर बार आप अपना बीपी मेजर करा रहे हो 140/90 या उसके ऊपर आ रहा है, so this condition is known as hypertension. High BP leads to heart diseases and also affects vital organs like brain and kidney. हमेशा कंटिन्यूअसली अगर बीपी बढ़ा रहेगा तो वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा ना, हमेशा प्रेशर में ब्लड फ्लो करेगा, तो वहां जिस ऑर्गन में लेके जाएगा उस ऑर्गन को भी वो अफेक्ट करेगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, CAD। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस ये है ऑल्सो नोन एज आर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। आर्टरीज की ल्यूमेन पतली हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज। 4 चीजें, कैल्शियम है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है एंड फाइब्रस टिश्यू। इन चारों की वजह से आर्टरीज, इनका डिपोजिशन हो जाता है ल्यूमेन में, और आर्टरीज की ल्यूमेन थिन हो जाती है। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। फर्दर बच्चों, 2 और डिजीजेस हैं। एंजाइना, एंजाइना इज आल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस व्हिच इज नोन एज एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, बहुत तेज अचानक से दर्द हुआ चेस्ट में विद व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। हार्ट की जो मसल्स हैं वहां इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो हार्ट में अजीब सा पेन आता है, एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत तेज चेस्ट पेन होता है, व्हिच इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। एंड देखो, ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन इन मिडिल एज एंड एडल्टली। मिडिल एज पर्सन्स में और ओल्ड एज पर्सन्स में एंजाइना ज्यादा कॉमन है एंड अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। अगर किसी की वजह से भी ब्लड फ्लो अफेक्टेड होता है तब ये कंडीशन आती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग टर्म्स है, आप इनको अच्छे से समझ लो एक बार। ठीक है, सबकी अपनी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से ये टर्म्स दिए गए हैं, सब सिनोनिमस नहीं है, सब में फर्क है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हार्ट फेलियर क्या है, कोई फेल कब होता है, जब उसको जो जिम्मेदारी मिली है, जो भी काम मिला है, अगर वो काम पूरा नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं फेल हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, जब आपको, अगर आपका ड्रीम है आपको नीट क्रैक करना है, ठीक है, आप नीट क्रैक नहीं कर पाते तो आप फेलियर माने जाओगे। ठीक है, तो हार्ट फेलियर क्या होगा, स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। मतलब ब्लड, आपके बॉडी में हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, और जब हार्ट ये काम नहीं कर पा रहा है, दिस इज नोन एज हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से कंजेशन ऑफ लंग्स होता है, विच इज द मेन सिम्टम।
तो हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेल किया मतलब हार्ट को जो काम मिला था उसने प्रॉपर्ली नहीं किया, ठीक है। स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या होता है कि अरेस्ट है, ठीक है, अरेस्ट हो गया तो जेल में चला गया, जेल में चला गया तो कोई काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट को जो काम था वो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। बीटिंग, हार्ट का काम क्या? बीटिंग करना, पंप करना, अब वो काम कर ही नहीं कर पा रहा है, अरे अरेस्ट हो गया ना, तो कैसे कोई काम करेगा। और फेल हो गया मतलब कि जो काम मिला तो काम पूरा नहीं कर पाया, ढंग से पूरा नहीं कर पाया तो फेल हो गया। अरेस्ट हो गया तो जो काम कर रहा था वो काम ही नहीं करेगा, मतलब बंद हो गया, हार्ट स्टॉप बीटिंग, काम करना ही बंद कर दिया, अरेस्ट हो गया। तो जेल में चलोगे तो कोई काम कर पाओगे क्या? हार्ट अटैक, अब अटैक देखो, जब भी कुछ अटैक होता है, ठीक है, तो कोई ना कोई चीज डैमेज होती है, कोई तुम्हारे पर हमला करेगा तो तुम्हारा कुछ नुकसान होगा ना। वैसे ही हार्ट अटैक, तो हार्ट मसल सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट की मसल्स डैमेज हो गई तो हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, तीनों टर्म्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि तुमने प्रतीक सर से पढ़ा है। तो फर्दर बच्चों, यहाँ आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज कम क्रैश कोर्स खत्म होता है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, नोट्स डाउनलोड करेंगे और सारे चार्ट्स और डायग्राम्स को एनसीईआरटी के अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। थैंक यू सो मच।